नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता रहता है। ये आपके लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से यूनिट 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और साथ ही साथ ये पेपर पे कई बार पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ में आपको इन पेपर को अच्छे से तैयार करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को रिलेट कर कर अपने आंसर्स को तैयार करना जरूरी भी है। सो आइए देखते हैं कि आखिर है क्या मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसे हम लोग साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि संप्रेषण करने के लिए, मतलब कि जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं, जो चीज़ें आप दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास में क्या अलग अलग माध्यम हैं जिनको कि हम आईसीटी की मदद से पहुंचा सकते हैं। यानी कि जब एक टीचर बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो उसके पास में आईसीटी के सहयोग से, आईसीटी के मदद से वो कौन कौन से आईसीटी के साधन हैं जो उसे टीचिंग की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अगर एक टीचर को एक स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट जब अपने टीचर से संवाद करना चाहता है, अपने टीचर से बात करना चाहता है, उससे कनेक्ट करना चाहता है, तो वो अपने टीचर से कौन कौन से विभिन्न जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो सोर्सेस हैं, जो साधन हैं, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, व्हाट्सएप, ईमेल, ये जो तरीके हैं, या फिर फेसबुक या डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग, ये मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन है। इससे हम बात कर सकते हैं, हम अपने टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही बात करें कि टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान वो कौन कौन से आईसीटी द्वारा उपलब्ध कराए गए, यानी कि आईसीटी के आने से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो हमें कौन कौन से अलग अलग तरीके, अलग अलग साधन, अलग अलग माध्यम दिए जिससे कि हम टीचर के रूप में या एक छात्र के रूप में, या फिर हम एक छात्र और छात्र के साथ संबंध में, मतलब एक छात्र और छात्र को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं, या एक टीचर दूसरे टीचर के साथ, या आपस में सभी लोग कैसे संवाद कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में आवश्यकता पड़ने पर चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, नॉलेज की शेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि आईसीटी निम्नलिखित के माध्यम से, यानी कि आईसीटी निम्नलिखित के माध्यम से शिक्षक और छात्रों के बीच लेन देन के तरीकों की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों थोड़ा शब्दों में अगर ऊपर नीचे हो जाए, जैसे कि थोड़ी वर्ड मीनिंग डायरेक्ट हो, तो आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा, बिकॉज समय कम होने की वजह से मैंने इसको ट्रांसलेट ही किया है। तो अगर कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो शब्दों को तो उसके लिए पहले ही मैं आपको बोलता हूँ, माफ़ करिएगा। पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझिएगा और इसको इस तरह से अपने एग्जाम के लिए रेडी करिएगा। तो यहाँ पे बात हुई। अब देखते हैं, बोलता है कि छात्रों को ईमेल, ई लर्निंग, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ऑडियो वीडियो, एड्स का मतलब जो जोड़ने के लिए साधन होते हैं, एड्स, सीडी रोम सहित वेब आधारित शिक्षा के माध्यम से अद्यतन किया जाता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ईमेल, ई लर्निंग, ये जो अलग अलग तरीके वेब बेस्ड लर्निंग, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, वर्चुअल कॉलिंग, लाइव क्लासेस, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाके बहुत सारी क्लासेस आपको उपलब्ध होती हैं। तो ये जो तरीके हैं अलग अलग, अब बच्चों को स्टोर्ड फॉर्म में, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो दे सकते हैं आप, सीडी रोम में दे सकते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स होते हैं, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया एनिमेशन फिल्म, एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड मूवीज़, या वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में भी आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं छात्रों के साथ में। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी भारतीय संदर्भ में, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी बात कर सकते हैं, बट अभी हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो एजुसेट, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुसेट टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी पावरफुल मीडिया। तो एजुकेशन तकनीकी विशेषज्ञों और शिक्षार्थियों की संवादात्मक भागीदारी के लिए बहुत ही शक्तिशाली मीडिया बन गई है और यह पहुंच से बहुत तक पहुंचे, यानी कि एंड इट रीचेस द अनरीचेबल। मतलब कि अब ये क्या कर रही है कि एडुसेट होता क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट है। तो एजुकेशनल सैटेलाइट मतलब भारतीय सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा की पहुंच को हर एक व्यक्ति तक, देश के हर एक कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से सबसे पहले इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले निर्मित किया गया उपग्रह था, जिसे हम बोल सकते हैं शैक्षिक उपग्रह, जिसे हम लोग बोलते हैं एजुसेट, यानी कि एजुकेशनल सैटेलाइट। तो जो एजुकेशनल सैटेलाइट है आपका, इसका पर्पज़ ही यही था कि आप
शिक्षा जो है हर घर तक पहुंचे। इसके माध्यम से आपके रेडियो ब्रॉडकास्ट के, दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन पे अलग अलग सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सैटेलाइट टीवी हमारे घरों तक जो है प्रोग्राम आते थे। जैसे कृषि दर्शन, शिक्षा दर्शन, विज्ञान दर्शन, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम घर तक पहुंचाने का प्रयास किएगा। उसी प्रारूप को आज अब एजुकेशनल सैटेलाइट के अन्य प्रारूपों के माध्यम से और जो अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है, लाइव क्लासेस हो जाती हैं, वीडियो क्लासेस, तो ये जो तरीके यानी कि लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम लोग एक मतलब ये लेटेस्ट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी क्या एक नया मोड ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे पास आया है बिकॉज ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी की मदद से एजुकेशनल सैटेलाइट के क्षेत्र में आप बोल सकते हैं विकास हुआ है और शिक्षा का जो पहुंच था वो अब छात्रों तक हो पाया है। दूसरा, इमर्जिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आजकल बहुत अलग अलग तरीके हैं जो आपको जहाँ पर आपको पढ़ने के लिए संसाधन मिलते हैं, कंटेंट मिलता है, जहाँ पर स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स अपने नॉलेज को शेयर करते हैं जिससे कि दूसरे बच्चे उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। जैसे कि देखिए ब्लॉगिंग, माफ़ करिए यहाँ ब्लॉगिंग लिखा है, माफ़ करिएगा यहाँ पे देखिए ब्लॉगिंग है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे इमर्जिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या क्या है भाई, यहाँ पे देखेंगे जैसे ब्लॉगिंग हो गया, इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉड्यूल्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया, विकी लीक्स, माफ़ करिएगा विकीपीडिया या विकीज इन्हांसमेंट हो गया, एनहांसमेंट ब्राउज़र्स हो गया, ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग, मतलब तो ये सारे तरीके जो हैं आपको पढ़ने की जो आपकी प्रक्रिया या पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे हैव स्टार्टेड, यहाँ पे देखिए हैव स्टार्टेड मेकिंग ग्राफ, तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में तेजी से प्रगति करने का कार्य शुरू कर दिया है। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे आप ब्लॉग्स के माध्यम से भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आज बच्चे के पास में सिर्फ शिक्षा के लिए शिक्षक ही एक साधन नहीं है या स्कूल ही एक ऐसा साधन नहीं है जहां से वो चीज़ों को सीख सकता है। अगर आज के वर्तमान समय में एक छात्र को कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ ग्रहण करनी है, तो वो अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म पे जाके इंटरनेट पे, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड बुक्स ले सकता है, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकता है, ई लर्निंग कर सकता है, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ सकता है और वहाँ से सीख सकता है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल या टीचर भी आप देखिए मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन उनके पास क्या है, मतलब बच्चे को बताने के लिए उनके पास में कई सारे तरीके हैं। पहले मात्र बोर्ड ही एक तरीका होता था मोड ऑफ ट्रांजैक्शन के रूप में जहाँ से वो चीज़ों को बता सकते थे। किताबें ही एक मात्र मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होती थी जहाँ से कि शिक्षक ज्ञान का ट्रांसफर कर पाता था। लेकिन आज मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बदल गया। आज ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, वीडियो लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स, यूट्यूब, फेसबुक, ये मतलब इतने प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं कि इनकी मदद से बच्चे तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। देखिए पारंपरिक तरीके की तुलना में लेन देन के तरीके, अब यहाँ लेन देन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंक्रीज्ड मोटिवेशन। अब जो वर्तमान में जो लेटेस्ट आईसीटी टेक्नोलॉजी आई है उसने क्या किया, मोटिवेशन को बढ़ाया है, इंक्रीज्ड मोटिवेशन एंड ड्राइविंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स द लर्निंग ड्यू टू वेराइटी ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड वेराइटी इन मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन एज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल मोड। देखिए अब क्या हुआ है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है शिक्षा के अंदर, इसने क्या किया है कि बच्चों के अंदर रुचि को भी बढ़ाया है। अब पारंपरिक जो तरीके थे, मैं देखते बता रहा हूँ आपको कि पारंपरिक तरीके की तुलना में जो मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, लेन देन के जो तरीके हैं, इसमें विविधता के कारण बच्चों में प्रेरणा में वृद्धि हुई है। मतलब जब बच्चे जो चीज़ों को पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको वो बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं, तो क्योंकि हमने लेटेस्ट जो आपके मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस का यूज़ किया है, चीज़ों को वो बेहतर तरीके से बच्चों के सामने लेकर आते हैं। हम एनिमेशन, वीडियोस, ऑडियो विजुअल्स, पिक्चर्स, मैप, जब इनकी मदद से चीज़ों को सिखाते हैं। अगर हमें मान के चलिए अगर एक मानव शरीर के बारे में पढ़ाना चाह रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताना चाह रहे, पहले क्या होता था, बोर्ड पे डायग्राम बनाया और बताते थे, या फिर किताबों में चित्र दिया है उसे बताते थे। लेकिन आज जब उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक को हम 3D एनिमेशन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, म्यूजिक के साथ में, ऑडियो विजुअल के साथ में बच्चों को दिखाते हैं, प्रोजेक्टर से दिखाते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनको ज़्यादा आनंद आता है। तो ये एक लाभ मिला है और इससे क्या होता है, बच्चों का जो मनोबल होता है चीज़ों को सीखने का, उनका जो उत्साह होता है वो काफ़ी बड़ा है। सो ये एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, छात्रों को ध्यान जो है अब शिक्षा की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हुआ है, खिंचा है। सो ट्रेडिशनल जो मेथड से उनमें बदलाव हुआ है जो कि
शिक्षा के लिए लाभकारी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए काफ़ी लाभदायक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट, मल्टी सेंसरल अप्रोच। देखिए ये क्या होता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें अब आपके पास में ये अवसर है कि आप जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बोल सकते हैं दृष्टिकोण में बहुसंवेदी। मतलब कि आप अब अलग अलग तरीकों से जो है टीचिंग को पहुंचा सकते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आपके पास अब हो गया है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब पहले जैसे कि सिर्फ लिखते थे, यानी कि सिर्फ रिटन या ऑडियो फॉर्म में हम बच्चों को बताते हैं। ऑडियो फॉर्म मतलब हम बोल रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, किताब में या बोर्ड में जो चीज़ें लिखी हैं बच्चा उसे उतार रहा है या पढ़ रहा है। लेकिन आज बच्चा वीडियो भी देख सकता है, यानी कि सुन सकता है, आंखों से देख सकता है, ऑडियो देख सकता है। आप बहुत बार 3D 2D मॉडल्स दिखाते हैं जिससे कि बच्चे को फील आती है कि वो देख भी रहा, सुन भी रहा, समझ भी रहा। बहुत बार हम आजकल क्या करते हैं, लेटेस्ट ICT टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल उस चीज़ की इमेज को दिखा देते हैं, मैप को दिखा देते हैं, म्यूजिक के साथ में अलग अलग पार्ट्स को ब्रेक करके दिखा सकते हैं। अलग कंटेंट मतलब जो भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसके हर एक हिस्से को बारे में बता सकते हैं, जूम करके बता सकते हैं, इंटरनल पार्ट के बारे में बता सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डीप में नॉलेज बता सकते हैं, इतना एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि उससे हुआ क्या है कि आप जो अलग अलग तरीके, सिर्फ आज आप सिर्फ लिख कर पढ़ कर ही नहीं बल्कि आप सुन कर भी, तो हमारे पास में जो हमारे जो बोल सकते हैं ना कि जो इंद्रियां हैं, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से भी शिक्षा, जैसे कि हम सिर्फ सुन सकते थे, समझ सकते थे, आज हम लोग चीज़ों को 3D 2D मॉडल के रूप में टच करके भी समझ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं जो कि शिक्षा को ज़्यादा व्यापक बनाती हैं। शिक्षा को प्रदर्शित करने का मतलब बच्चे के सामने नॉलेज को रखने का जो हमारा तरीका था उसको ज़्यादा एडवांस कर दिया है, ज़्यादा विस्तृत कर दिया। आज एक टीचर एक ही टॉपिक को कई अलग अलग तरीकों से पढ़ा सकता है। मल्टी सेंसरल अप्रोच है, मतलब कि हम जो अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं उन अलग अलग तरीकों से हमको वो चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। आज मल्टीमीडिया का यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया, जैसे टेक्स्ट, प्रिंट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। अब पहले जो शिक्षा में नहीं होता था, शिक्षा में मात्र प्रिंटेड मीडिया यानी कि किताबों के रूप में या टीचर्स के रिटन नोट्स के रूप में, या टीचर खुद ही खड़ा होकर टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्लासरूम में खड़े होकर बच्चों को बताया करते थे, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि जो लगातार पारंपरिक तरीका था, ट्रेडिशनल मेथड था, जो कि अपने आप में जरूर प्रभावी था। लेकिन आजकल ICT के आ जाने से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी के शिक्षा के साथ जुड़ाव की वजह से जो मोड्स ऑफ ट्रांजिशन बदला है, अलग अलग तरीके जो हमारे पास में उपलब्ध हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आज एक टीचर टेक्स्ट के माध्यम से प्रिंट करके चीज़ों को दे सकता है, कलरफुल इमेजेस दे सकता है, ऑडियो भी। एक ही टॉपिक को पढ़ाते वक्त हम उनको ऑडियो विजुअल माध्यम से, यानी कि प्रोजेक्टर पे उस टॉपिक को एक छोटी सी मूवी के रूप में, एक एनिमेशन मूवी के रूप में, या किसी चीज़ के 3D एनिमेशन मॉडल को दिखाकर, या किसी चीज़ के बारे में किसी सेमिनार को कंडक्ट करके, किसी एक्सपर्ट के साथ बच्चों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़कर, या किसी बच्चे के या किसी क्लास के साथ हम लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ज्वाइन करके भी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो जो कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास में था वो बदल गया। आज हम मल्टीमीडिया जो है का इस्तेमाल करके, मतलब अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करके बच्चों को विभिन्न तरीकों से, विभिन्न दृष्टिकोण से हम बच्चों को चीज़ों को समझा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे को मात्र किताब में जिस तरह से इमेज दिया है या फोटो दी है हम उसी तरह से बच्चे को समझाते हैं। तो टीचर के पास में भी काफ़ी अच्छा एक अवसर हो गया है, काफ़ी अच्छा एक आप बोल सकते हैं कि इतने साधन उपलब्ध हो गए हैं कि वो अपनी बात को अब ज़्यादा प्रभावित तरीके से मल्टीमीडिया के इस्तेमाल से और बेहतर तरीके से बता सकता है, जिससे कि बच्चे को समझने में भी आसानी होती है। बच्चा उस चीज़ को लंबे समय तक इस्तेमाल भी कर सकता है, लंबे समय तक उसको याद रखता है। क्योंकि जब हम लोग मल्टी सेंसरल तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, अपने विभिन्न इंद्रियों के उपयोग से चीज़ों को समझते हैं, तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। साथ ही साथ उस चीज़ को जब हम लोग अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं तो वो जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी ज़्यादा प्रभावी होता है। यानी कि जब मल्टीमीडिया का यूज़ होकर हम चीज़ों को सीखते हैं या देखते हैं तो वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। उसके बाद ICT, देखिए ICT तक के पहुंच के साथ व्यक्तिगत रूप से या स्वतंत्र रूप से सीखना संभव हो पाया। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है पॉसिबल हो पाई। इंडिपेंडेंट या पॉजिटिव जो हम बोल सकते हैं ना आपको कि इंडिविजुअल लर्निंग। अब बहुत सारे लोग होते हैं जैसे वर्किंग प्रोफेशनल हैं,
शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, मानसिक रूप से अभी उतने दक्ष नहीं है, जिसे बोलते हैं मेंटली नॉट वेरी फिट, जैसे मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, या मेंटली बोल सकते हैं कि स्लो लर्नर्स है, इस तरह के लोगों को भी, क्योंकि उनकी गति जो है आम बच्चों की तरह नहीं होती है, या फिर उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आम क्लासरूम में, जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो जॉब भी कर रहा है, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो है जो किसी कारणवश शायद विद्यालय नहीं जा पाता है, ऐसे बच्चों के लिए जो है आपका आईसीटी एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। अब जो बच्चे मानसिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर या ऐसे स्कूल्स या ऐसे कॉलेजेस जो ओपन स्कूल हैं, ई स्कूल हैं जिसे बोल सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स को आप अपनी गति से पूरा कर सकते हैं, सप्ताह में आप अपने मॉड्यूल्स को असेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आजकल जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ उपलब्ध हैं, कोर्सेस, ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध है, डिस्टेंस एजुकेशन उपलब्ध है, जहाँ की बच्चा अपनी इस गति के अनुसार भी कोर्स को पूरा कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर 13 तारीख को कोई टॉपिक पढ़ाया गया और वो मिस हो गया तो बच्चा नहीं पढ़ पाया, तो शायद वो आगे नहीं पढ़ पाएगा। आज बच्चे के पास में उस क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं, उस क्लास के रिकॉर्डेड वीडियोज़ होते हैं, जिसे बच्चा बाद में भी देखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता है। तो ये एक लाभ मिला है आपका, जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लाभ मिला है आपको मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन में बदलाव का। तो ये काफ़ी फर्क पड़ा है। आगे देखते हैं पारदर्शिता। देखिए, रिप्लेसिंग ब्लैक बोर्ड विथ स्मार्ट बोर्ड और विथ इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड और ओवरहेड प्रोजेक्टर फॉर प्रोजेक्शन प्रोजेक्टेड एड थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब जो पहले जो तरीके होते थे उसमें बदलाव होगा, टीचर के लिए बदलाव है। आप देखिएगा यहाँ पे टीचर जो चीज़ें पहले बताता था उसको अब और बहुत ज़्यादा पारदर्शी और बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकता। आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, ई बुक्स, डिजिटल बुक्स, ई लाइब्रेरी, इन सारे चीज़ों की मदद से जो पारंपरिक आपका ब्लैक बोर्ड था ना, उसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। उसके जगह पे आजकल इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड आ गए। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, पीपीटी, पीडीएफ, ई बुक्स पहले से आपके स्टोर होते हैं, उनको टीचर स्क्रॉल करके बच्चों को आराम से पढ़ा सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि टीचर भी पहले कुछ समय दे और बोर्ड पर लेके, टीचर का भी काफ़ी समय बचता है। साथ ही साथ टीचर के पास में ऑप्शन होता है, उसी इंटरैक्टिव बोर्ड में वो ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, विजुअल सब कुछ ऐड कर सकता है, जिसने कि मतलब कि टीचर की प्रेजेंटेशन के तरीके को भी काफ़ी बेहतर किया। आज टीचर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से बता सकता है, मल्टीमीडिया के इफेक्ट से ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। तो ये काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ओवरहेड प्रोजेक्टर से आप अपनी क्लास में कुछ छोटा सा एनिमेशन चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, ऑडियो विजुअल चला सकते हैं, जो कि टॉपिक को एक्सप्लेन करने में, टॉपिक को बेहतर तरीके से बताने में और ज़्यादा मदद करता है। सो ये कुछ फ़ायदे हुए हैं जो आपको अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने से हुआ है। अब ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो समय व्यर्थ होता था बोर्ड पर लिखने में, समझाने में, रब करने में, वो सारी चीज़ें भी दूर हुई हैं। टीचर के पास में पहले से पूरा सिलेबस का रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, टीचर उसे पीडीएफ के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे जो है स्टोर क्लासेस को बच्चे के सामने अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर टीचर पढ़ाते वक्त ही अचानक उसे ऐसे लगा कि कोई यूनिट 1 जो कि अभी मान के चलिए यूनिट 4 पढ़ा रहा है टीचर, और अचानक से उसे ऐसे लगे कि मुझे यूनिट 1 में जाना चाहिए, टीचर को बस स्क्रॉल करना है, यूनिट 1 में जाना है और वहाँ जाकर टीचर जो है आराम से यूनिट 1 के टॉपिक को भी देख सकता है। पहले ये नहीं होता था, अगर टीचर को ऐसा कुछ बताना है तो वो किताबों में ही सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन आज बोर्ड पर भी यूनिट 1 पे पहुंचा जा सकता है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो हमें नए मिले हैं आईसीटी के थ्रू, काफ़ी मददगार हुए हैं। ऑनलाइन देखिए चर्चा मंच, अब ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम का मतलब होता है कि बच्चे किसी ब्लॉग पे जाके क्वेश्चनर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे आप लोग भी मेरे से कमेंट करते हैं, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछते हैं। तो इससे होता क्या है कि अब ये प्लेटफॉर्म मिल गए हैं कि जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका वेब फोरम होते हैं, क्वेश्चन आंसर फोरम होते हैं, तो वहाँ जाके आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो ऑनलाइन चर्चा कर सकते हैं। ऑनलाइन चर्चा में सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन की बात नहीं हो रही, आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोगों के साथ मिल सकते हैं। तो मतलब अब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गया है, लोगों के साथ में चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। अब देखिए ई लर्निंग थ्रू कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, यहाँ पे क्या हुआ है कि कंप्यूटर और इंटरनेट ब्राउजर्स यानी इंटरनेट के आ जाने से, www.worldwideweb के आ जाने से हुआ क्या है कि शिक्षा के नए नए आयाम खुल के सामने आए हैं।
शिक्षा में तकनीकी के सहयोग से, तकनीकी के इंटीग्रेशन से, यानी कि आईसीटी और एजुकेशन के इंटीग्रेशन से आज जो है टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत इतने अवसर आ गए हैं, नए नए आयाम सामने आ गए हैं, जिससे कि टीचिंग और पढ़ने की जो प्रक्रिया, लर्निंग की जो प्रक्रिया, उसको बहुत सारे अवसर मिले। तो ये जो नए नए मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, चाहे वो मोबाइल हो, इंटरनेट हो, लैपटॉप है, पीसी है, ये जो भी चीज़ें, इनके आने से जो है शिक्षक और स्टूडेंट दोनों को फ़ायदा मिला। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझेंगे कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये कुछ मैं तरीके आपको बता रहा हूँ जिससे कि टीचिंग लर्निंग आजकल कराई जाती है। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इंस्ट्रक्शनल, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं लर्निंग या इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसे CAL या CAI बोलते हैं। अगर हम लोग इसे कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बोलेंगे तो CAL लिखेंगे, या कंप्यूटर असिस्टेड अगर इंस्ट्रक्शन बोलेंगे तो CAI लिखेंगे। यहाँ पर के माध्यम से आजकल प्रोग्राम्ड लर्निंग होती है। प्रोग्राम्ड लर्निंग में आप प्रोग्रामिंग वगैरह सीख सकते हैं। प्रोग्राम लर्निंग के अंतर्गत हम ऐसी शिक्षा के बारे में बात करते हैं जो कि पहले से पूर्व निर्धारित है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें पहले से रिकॉर्डेड हैं, उस पर पता है कि बच्चे को क्या है, कोई भी बच्चा है, किसी भी स्तर का बच्चा है, उसको यही चीज़ें पढ़ानी है। अगर ये आपने ये निश्चित कर लिया, जैसे कि कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, बैंक की ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या फिर किसी बच्चे को कुछ स्पेशल स्किल जैसे कोडिंग की क्लासेस है, या आप ऐसा सिखा सकते हैं पेंटिंग या 3D एनिमेशन सिखा रहे हैं, या कुछ भी ऐसे कुछ स्किल्स या ऐसे कुछ क्लासेस जो आपको लगता है कि हर एक बच्चे के लिए समान रूप से होनी चाहिए, ऐसी क्लासेस को आप बोल सकते हैं CAL। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की मदद से सिखा सकते हैं। जैसे देखते हैं आपको क्या मदद मिलती है वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो virtualmode.com, यहाँ कि वर्चुअल मोड फॉर कंप्लीट साइकिल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू सर्टिफिकेट। अब मान लीजिए आपको फ़ायदा क्या मिलता है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन का, जो ये मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है, हम सारा काम जो है ऑनलाइन ही कर सकते हैं। देखिए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से लेकर बच्चे के उसको लास्ट तक कोर्स पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट देने तक सारा काम जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है। सारा डेटाबेस बच्चे का वहीं स्टोर होता है, तो टीचर को बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ता, बहुत सारा उनका समय और जो मेहनत है, दोनों ही चीज़ें बचती हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, देखेंगे यहाँ पे अब इसी को बी, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है, ये क्या है आपका कंप्यूटर बेस्ड सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, एग्जाम्स और पेपर। अब देखिए कंप्यूटर के आ जाने से आजकल बहुत सारे OMR बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्विजेस, तो टीचर आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन क्विजेस। आजकल तो IBPS और IAS IPS जैसे बहुत सारे एग्जाम्स, सॉरी माफ़ करिएगा, IBPS जैसे एग्ज़ाम है, बैंकिंग के एग्ज़ाम है, आजकल SSC के एग्ज़ाम है, बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, जो शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा भी उन्होंने भी अपने एग्ज़ाम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर दिया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब क्या होता है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम के कंडक्शन और साथ ही साथ उनके रिजल्ट का डिक्लेरेशन सारा कुछ सरलता से कर पाते हैं। साथ ही साथ गलती की भी संभावना कम होती है। अगर स्कूल के आधार पे बात करें तो देखिए यहाँ पे सबमिशन ऑफ असाइनमेंट या कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम, पेपर बेस्ड, वो सब आसान हो जाता है आपका, तो ये काफ़ी आसान हो गया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने और भी पॉइंट दिए हैं कि मिश्रित मोड, दोनों विकल्प, यानी कि कंप्यूटर सहायता प्रदान करने की विधियाँ अनिवार्य नहीं है। देखिए मिक्स मोड ऑप्शन बहुत है, कम जरूरी नहीं कि आप हर बार कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर एक आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी टीचिंग को और बेहतर करने के लिए या किसी स्थान पर चीज़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के यहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को क्लास में मैथमेटिक्स की बात करें, अब मैथमेटिक्स लैब होती है, मैथमेटिक्स लैब में बहुत सारे प्रोग्रामिंग करते हैं, एल्गोरिथम वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब आप मैथमेटिक्स की लेक्चर्स ले रहे हैं, आप बच्चों को बेहतर तरीके से एल्गोरिथम समझाने के लिए आप कंप्यूटर में रिकॉर्डेड जो एल्गोरिथम प्रोग्राम होता है उसकी मदद से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मतलब सहायता ले सकते हैं अपनी पढ़ाई को में बीच बीच में। दूसरा फायदा क्या हुआ है कि ICT के आ जाने से जो मोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन बदले, उससे शिक्षा जो है अब छात्र केंद्रित हो गई। पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करते थे, जहाँ जो शिक्षक होता, जो टीचर होता था, वो अपने क्लास का ओनर होता था, वो डिसाइड करता था किस तरह से पढ़ना है, क्या चीज़ें आज पढ़ाई जाएंगी और बच्चे को क्या पढ़ना है, यानी कि केंद्र होता था शिक्षक। इस पर शिक्षक जो ज्ञान होता था वो बच्चों को ट्रांसफ़र करता था और ये मानकर चलता था, या हम भी मानकर चलते थे कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रहे हैं हूबहू उसी तरह से बच्चे को आंसर लिखना है या उसी तरह से बच्चे को आंसर देना है। आज छात्र केंद्रित है शिक्षा। छात्र केंद्रित होने का मतलब ये हुआ कि आज मात्र शिक्षक की बातें सुनी नहीं जाती, शिक्षक मात्र अपने क्लास को कमेंट नहीं करता, बल्कि
जो शिक्षक होता है वो बच्चों को मदद करता है कि बच्चे ज़्यादा अब एक्सप्लोर करें चीज़ों को, बच्चे अपनी गति से सीखें, बच्चों के अंदर क्वेश्चन करने की क्षमता विकसित हो। आज शिक्षक का रोल जो है एक फैसिलिटेटर, एक आप को लर्नर के रूप में हो गया है, यानी कि सह अधिगमकर्ता का हो गया। टीचर आज सिर्फ क्लास को कमांड नहीं करता बल्कि बच्चों को मदद करता है, उनकी सहायता करता है चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखने और समझने में। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। छात्र के पास अपनी इच्छा, समय और गति के अनुसार अपने अध्ययन को गति देने का विकल्प है। वेबसाइट पे व्याख्या कर सकते हैं। डिजिटल आर्काइव से मतलब बहुत सारी डिजिटल रूप में आपके पास किताबें हैं, ई बुक्स, ई नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। और इसके बाद डिजिटल आर्काइव का मतलब डिजिटल अभिलेखागार, मतलब जहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होता है। अब इंटरनेट पे जाएंगे आप, किसी के ब्लॉग पे जा सकते हैं, किसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, किसी रिसर्चर के पर्सनल ईमेल को आप मेल करके भी ले सकते हैं। तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारा स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी सूचना मिल जाएगी जो कि आपकी शिक्षा को स्टोर्ड, आपको तरीके मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी ज्ञान की जो इच्छा है, यानी ज्ञान की जो आपकी आवश्यकता है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वेब आधारित पाठ्यक्रम आसानी से सुलभ है। अब देखिए इंटरनेट बेस्ड जो आपका एजुकेशन या सिलेबस है वो इजीली एक्सेसिबल होता है, स्पष्ट होता है, ज़्यादा साफ सुथरा होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो वेब आधारित यहाँ पे पढ़ेंगे कि डिजिटल, इसमें हम लोग आसानी से उपलब्ध भी है, स्पष्ट है, केंद्रित है, यानी कि छात्र केंद्रित है, सुसंगत, मतलब कि जैसा स्टूडेंट को होना चाहिए, स्टूडेंट की आवश्यकताओं के हिसाब से है वो। और उसके बाद उस पर जो इंटरफेस डिज़ाइन के साथ साथ प्रयोजन में आसानी वाला, यानी कि यहाँ पर जिस पर्पज से वो बना है उस उद्देश्य को पूरा भी करता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन के अंतर्गत लिखना है। इसी तरह से आगे मैं आपको आपके और विषयों से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पर अभी आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी विषय से, चाहे ह्यूमन राइट्स से हो, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, किसी विषय से आपको अगर क्वेश्चन पूछने, आप मुझे क्वेश्चन पोस्ट करिए। अभी वीडियो इतनी जल्दी बना पाना तो शायद पॉसिबल नहीं। आप लोग जो भी क्वेश्चन मुझे पोस्ट करेंगे मैं उनके आंसर आपको जो है तुरंत पहुंचाने की कोशिश करूँगी, या थोड़ा रुक कर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बट आप लोग थोड़ा हड़बड़ी ना करें, आप मुझे भेजें और मैं क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँ। तो आप मेरे नंबर में व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें और वहाँ से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर का। ये मैं आपके एग्जाम तक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विषय होते हैं, तो एक बार में हर एक विषय के लिए वीडियो या नोट्स बनाकर आप तक पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।